हेलो स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सोशल स्टडीज क्लास 7, चैप्टर 1। तो इस चैप्टर में श्री अरबिंदो ने कहा है, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया appears to be quite distinct from other countries and that itself gives a certain national character। इसका मतलब है, अपनी जो भारत की भौगोलिक स्थिति है यानी कि ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, उसी डाइवर्सिटी या ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से हमारा देश और देशों से अलग दिखाई देता है और यही सब इसे एक अलग पहचान देते हैं। तो इस चैप्टर में जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइव्स, यानी कि जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले 1984 की एक स्टोरी दी है। राकेश शर्मा जी जो एक बहुत महान अंतरिक्ष यात्री थे, जब ये भारत से अंतरिक्ष में गए तो उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इनसे पूछा कि आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है। तब राकेश शर्मा जी ने कहा था, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है? भारत। दिस इज द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि ये एक पोएम का टाइटल है जो 20वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अब आप इस चैप्टर में कुछ फिजिकल मैप भी देखेंगे। इंडिया जो है वो एक सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है स्टूडेंट, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है और इसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे देश आते हैं। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? एशिया का एक पार्ट, यानी कि कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो भारत कहाँ आता है? एशिया में। द पर्पज ऑफ डिस्कशन रेफर्स टू 5 रीजन्स। अब यहाँ पर ये हम क्यों बात करते हैं, इसके 5 रीजन्स हैं हमारे देश में, जिस वजह से भारत को इतना महान कहा गया है। सबसे पहला रीजन क्या है? माउंटेन जोन है। फिर प्लेन्स है, गंगा के मैदान और इंडस यानी सिंधु नदी के मैदान है। डेजर्ट, रेगिस्तान है और सदर्न पेनिनसुला है, आइलैंड है। ये सिचुएशन हमारे देश की ज्योग्राफी की है। तो इस चैप्टर में हम इन सभी जोन्स के बारे में पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि इंडिया इतना लार्ज है और इतना डाइवर्स क्यों है। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट होता है द हिमालयन माउंटेन से। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये एक नेचुरल बैरियर है स्टूडेंट, जो नॉर्थ फैली हुई है, नॉर्थ में। और थार डेजर्ट, अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट। जो थार डेजर्ट है वो वेस्टर्न लिमिट को कंट्रोल करता है। अगर हम साउथ में देखें तो इंडियन ओशियन है एंड टू द ईस्ट बे ऑफ बंगाल। यहां पर ये बे ऑफ बंगाल एक नेचुरल बाउंड्री है। दीज ज्योग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये जो ज्योग्राफिकल फीचर हैं ये भारत को पूरे एशियन कॉन्टिनेंट से अलग करते हैं और इस वजह से हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है और हमारे देश का इतिहास भी अलग है और देशों की तुलना में। स्टूडेंट, इस चैप्टर में अब हम शुरू करेंगे द हिमालयास। हिमालयास क्या है, कितने बने हैं, कैसे बने हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द हिमालयास। इसको हम ग्रेट हिमालय या दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाता है। तो हिमालय ऐसा लगता है जैसे आसमान छू रहा हो। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,000 मीटर। और साइंटिस्ट या रिसर्चर ये कहते हैं कि इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? जो हिमालय माउंटेन है, एशिया में इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो आप क्या ये बता सकते हैं कि दुनिया में और कौन कौन से माउंटेन्स हैं जो इतने ऊंचे हैं या इससे कम ऊंचाई के हैं? अगर आप देखेंगे, जब गर्मियां होती हैं इन द समर, द स्नो ऑफ द माउंटेन मेल्ट्स, यानी कि जो पहाड़ों पर बर्फ जमी है वो पिघल जाती है और वो पानी बनकर कहाँ मिलती है जाके? जो पानी होता है वो नदियों से बहता हुआ गंगा, इंडस यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियों में जाता है। अब इन नदियों की वजह से हमें पानी मिलता है और ये जो बर्फ पिघली है, जो आइस, स्नो पिघली है पहाड़ों से, ये खेती में भी काम आती है, पानी पीने के काम आती है और इंडस्ट्रियल यूज के भी काम आती है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। हिमालयास को क्या कहा जाता है? माउंट हिमालय को वाटर टावर ऑफ एशिया,
यानी कि हिमालय क्या है? वाटर टॉवर ऑफ एशिया है। द हिमालय आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम। आप देखेंगे स्टूडेंट, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि हिमालय यानी कि हमारे देश में पहाड़ों की भी पूजा की जाती है, जैसे गोवर्धन का पहाड़। द माउंटेन्स themselves आर कंसिडर्ड सैक्रेड, यानी कि पहाड़ों को पवित्र माना जाता है। एंड टेम्पल्स एंड मॉन्टेंसरीज, मोनेस्ट्रीज लिखा है ये। मोनेस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां धार्मिक लोग रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। तो पहाड़ों पर ज्यादातर कौन जाते हैं? साधु, संत, महात्मा, जिन्हें हम मॉन्क्स कहते हैं। ये पहाड़ों पर जाते हैं, मेडिटेट करते हैं और प्रार्थना करते हैं। भागीरथ रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। भागीरथ जो नदी है वो सहायक नदी है गंगा की। और कहां से निकलती है ये? गौमुख से। उत्तराखंड में एक जगह है गौमुख। गौमुख का मतलब होता है काउज माउथ। गौ यानी कि गाय माता, मुख यानी कि माउथ। तो यहां से ये निकलती है। ठीक है। इसका एज यानी कि किनारा, एज या किनारा, ये गंगोत्री ग्लेशियर में है। और दिस ग्लेशियर यानी कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडियन हिमालयाज का। इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये जो एरिया है गौमुख का एरिया, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहां प्रार्थना करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हिमालय के बारे में है। नाउ हाउ द हिमालय वर फॉर्म्ड। हिमालय बना कैसे? कैसे ये इतना ऊंचा हो गया? लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जमीन का एक टुकड़ा है जिसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, जमीन है पूरी गोंडवाना। और ये कहां पर है? अफ्रीका के पास। ये जो गोंडवाना जगह है ये टूट जाती है और ये नॉर्थ की तरफ मूव करने लगती है। अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो, यानी कि लगभग 5 करोड़ साल पहले की बात है ये। और ये लैंडमास यानी कि जमीन कहाँ टकराती है? यूरेशिया में। ठीक है, यूरेशिया में टकराती है। यूरेशिया बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, यूरोप और एशिया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप। ठीक है, तो ये जो लैंड है, जो जगह है, जब टकराई तो ये सिकुड़ कर ऊपर उठ गए। ठीक, जैसे दबाव, किसी जब टक्कर के वजह से दबाव पड़ता है ना, तो जमीन या चट्टानें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, इसको कहते हैं क्रम्पलेट। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। जैसे आप कोई कारपेट उठाते हैं तो वो मुड़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, सो इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। अब अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो भारत अभी भी एशिया की तरफ पुश कर रहा है, वेरी स्लोली। और ये 5 सेंटीमीटर्स हर साल मूव करता है। तो अगर ये मूव करने की बात करेंगे तो करोड़ों साल लगेंगे इसमें भी। यानी कि आपके बाल इतनी तेजी से नहीं बढ़ते और ये भी इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। अभी हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8000 मीटर। और उसके बाद भी ये हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब हिमालय की ऊंचाई बढ़ने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, यानी कि लाखों करोड़ों साल लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा है, हिमालय वर्ड एक कॉम्बिनेशन है संस्कृत वर्ड का। हिमा कहते हैं जिसको संस्कृत में, जिसका मतलब होता है स्नो, एंड आलिया, आलिया का मतलब था अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां लोग रहते हो। ठीक है, रहने की जगह को कहते हैं अबोर्ड। सो हिमालय का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि जहां बर्फ बहुत पड़ती है, बहुत होती है बर्फ। तो पहाड़ों पर बर्फ होती है स्टूडेंट, कभी आप गए हो तो आप देखिएगा। द हिमालय आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। अब हिमालय जो है वो 3 रेंजेस में बटा हुआ है, यानी कि हिमालय का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 तरीके से हुआ है। सबसे पहला क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री क्या होता है? इसको कहते हैं ग्रेटर हिमालय, और द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। रग्ड क्या होता है? ऊबड़ खाबड़, ऐसी जगह जो प्लेन ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो, उसको कहते हैं रग्ड। होम टू टावरिंग पीक्स, यानी कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, वो बहुत ऊंची हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है हिमालय का? हिमाद्री। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। ये जो हिमाद्री वाला एरिया है ये पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। जीवन यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है, लाइफ हियर इज टफ। सो बहुत ज्यादा लोग यहाँ नहीं रहते हैं।
दूसरा क्या है? पहला हिमाद्री है, दूसरा है हिमाचल, जिसको कहते हैं लोअर हिमालय, जिसको हिमाचल प्रदेश भी अभी कहा जाता है। सो ये कहाँ पर है? साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। ये ग्रेटर हिमालयस के साउथ में है और यहाँ जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि बहुत सर्दी नहीं होगी, बर्फ नहीं पड़ेगी और बहुत गर्मी नहीं होगी। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना है, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग है ये। ठीक है, बहुत डाइवर्स हैं। सो ह्यूमन हैबिटेशन, यानी लोग भी यहाँ रहते हैं। हिल स्टेशंस भी हैं कई, जैसे नैनीताल उत्तराखंड में हो गया, दार्जिलिंग, शिमला हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, इस रीजन में मौजूद है। तो पहला क्या क्लासिफिकेशन है? हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। शिवालिक क्या है स्टूडेंट? हिल द आउटर हिमालयस, यानी कि हिमालय का जो बाहरी एरिया है उसको कहते हैं शिवालिक। ठीक है, और ये सबसे लोएस्ट रेंज होती है, कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो कैसी हैं? ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी सतह लगातार ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब ये भी प्लेन नहीं है, कभी सतह ऊंची हो जाएगी, कभी इसका लेवल नीचा हो जाएगा। और जो जंगल है वो बहुत घने जंगल है यहाँ पे। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल है, वो बहुत रिच है। और ये हिमालय एंड गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट, द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज नोन एज कातकुनी और धज्जी दीवारी। यानी कि ये जो यहाँ घर बनते हैं हिमाचल प्रदेश में, उन घरों को क्या कहा जाता है? जो ट्रेडिशनल घर होते हैं, कातकुनी और धज्जी दीवारी स्टाइल ऑफ हाउस बनते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? पत्थर और लकड़ी से घर बनाते हैं, जिस वजह से इनके घर गर्म रहते हैं और तूफान या भूकंप आ जाए उससे भी सेफ रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेटर हिमालय में क्या है? नेशनल पार्क। द ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यानी कि ग्रेटर हिमालय जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर डाइवर्सिटी बहुत रिच है, फ्लोरा और फौना यानी पेड़ पौधे, वनस्पतियां और जंगली जानवर बहुत हैं। और इस पार्क को यूनेस्को ने भी नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपका कभी मौका लगे तो जरूर जाइएगा। इसको यूनेस्को ने नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया क्या होता है स्टूडेंट? कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड का मतलब हो गया ठंडा, डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ अ हॉट प्लेस। जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको सिर्फ रेगिस्तान समझ आता है, लेकिन यहाँ पर पूरे साल बर्फ रहती है और बहुत सर्दी रहती है, तो इसलिए इसको भी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में जो कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है वो लद्दाख के एरिया को कहा जाता है। और यहाँ एरिया कितना रहता है? इस एरिया में टेम्परेचर रहता है लगभग -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी सर्दी होती होगी। बहुत कम बारिश होती है इस एरिया में, और ये एरिया भी रग्ड यानी कि उबड़ खाबड़ है, विद रॉकी टेरन, डीप वैली एंड लेक्स सच एज पेंगोंग सो मीन्स लेक, यानी कि झील। तो पेंगोंग जो लेक है वो कहाँ है? लद्दाख में बनी है। और टेरेन क्या होता है? धरातल यानी कि जमीन, किसी जगह की ऐसा नेचुरल जो स्वरूप होता है, जैसे पहाड़, मैदान, घाटी, वो यहाँ का बहुत रिच। हालांकि जो जगह है, जो जमीन है, वो यहाँ की रग्ड है, उबड़ खाबड़ है। द टेरेन हेयर आर रिसेम्बल्स दैट ऑफ द मून, हेंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। जब आप इस जगह को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये चांद पर जगह है, यानी कि जैसे चांद उबड़ खाबड़ बना हुआ है, गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं, जगह जगह गहरी गहरी खाइयां हैं, वैसे ही ये एरिया बना हुआ है। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि वी सॉ अर्लियर बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड। अब यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या है? जैसे जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? भूवैज्ञानिक, जो जमीन, चट्टान, इन सब का रिसर्च करते रहते हैं, उसको कहते हैं वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक। और ये कहते हैं भूवैज्ञानिक कि जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, वो फोल्डेड है, यानी कि मुड़े हुए पहाड़ हैं। व्हेन द इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विद यूरेशिया, जब गोंडवाना लैंड या टकराया तो जो पहाड़ हैं वो मुड़ गए, और ये करोड़ों साल में हुआ है, 1-2 दिन या 10 साल 50 साल में नहीं हुआ, ये करोड़ों साल में हुआ है। दिस फोल्डेड पोर्शन वॉज पार्ट ऑफ एन ओशियन एंड सो द रॉक्स इन द एरिया। ये जो फोल्डेड पोर्शन है पहाड़ों का, ये क्या है? ओशियन का एक हिस्सा है, और यहाँ पर पहाड़ियां भी पाई जाती हैं।
याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल इन हिमालयाज। यानी कि आप देखिए स्टूडेंट, जो याक है, इस पशु को कहा जाता है, इस एनिमल को याक कहा जाता है। ये हिमालय के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल होता है, क्योंकि इससे इन्हें मिल्क, मीट, ऊन और गोबर मिलता रहता है, जिसको ये बेचते हैं। अब स्टूडेंट आप देखिएगा कि पेंगोंग जो झील है लद्दाख में है, यहाँ पर बिल्कुल पानी कैसा है, दिस लेक है सॉल्टी वाटर अनलाइक मोस्ट अदर लेक। ये जो झील है इसका पानी सॉल्टी है। द सॉल्टीनेस इज द रिजल्ट ऑफ द मिनरल्स दैट डिसॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। यानी कि जो पेंगोंग झील है लद्दाख में, इसका पानी इतना सॉल्टी क्यों है? क्योंकि जो आसपास की पहाड़ियां हैं उनसे जो पानी आता है, इस वजह से झील का पानी सॉल्टी हो गया। अब यहाँ विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये फोल्डेड माउंटेन हुए हैं, यहाँ ये फोल्डेड माउंटेन किस वजह से हुए हैं? हवा की वजह से, या जब यूरेशिया जो हमारा लैंडमास है वो टकराया उस वजह से। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ। अब लद्दाख में कौन सी वाइल्ड लाइफ या कौन से पशु मिलते हैं? लेपर्ड, तेंदुए होते हैं, या आइबेक्स, एक जंगली पहाड़ी बकरा होता है, इसको कहते हैं आइबेक्स। और तिब्बतन एंटेलोप्स। एंटेलोप क्या होते हैं? हिरन, जो तिब्बत के हिरन होते हैं। ये इस तरीके के जानवर यहाँ पर मिलते हैं। इस एरिया में एंशियंट मोनेस्ट्रीज भी बनी है। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है ऐसी जगह जहां लोग रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। एंड कलरफुल फेस्टिवल्स सच एज लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल। तो इस एरिया में कौन से फेस्टिवल हैं जो फेमस है? लोसार एंड हेमिस, ये फेस्टिवल बहुत फेमस है यहाँ पे। नाउ द गैंगेटिक प्लेन्स। अब गंगा प्लान की बात करते हैं, जो गंगा का जो मैदान है उसके बारे में सीखते हैं हम। तो स्टूडेंट, एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज, जब हिमालय से साउथवर्ड की तरफ बढ़ेंगे, साउथ की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें गंगा का विशाल मैदान मिलेगा। दिस प्लेन्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये जो गंगा का विशाल मैदान है, भारत का इतिहास एक तरीके से यहीं से शुरू होता है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि भारत में जब स्थापना शुरू हुई मानव जाति की, लोग आके बसने लगे, तो इस जगह पर, ऐसी जगह पर लोगों ने बसना शुरू किया जहां पर खेती के लिए उन्हें पानी मिल सके। सो दीज प्लेन्स आर नॉरिश्ड बाय माइटी रिवर्स। अब ये जो प्लेन्स हैं, यहाँ कई सारी नदियां आती हैं जो अपने साथ क्या लेकर आती हैं? बहुत सारी उपजाऊ फर्टाइल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, जिससे खेती करने में आसानी होती है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दे आर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज। हमारे देश में जो नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां भी इनसे मिल जाती हैं आके, जिस वजह से सॉइल, जो मिट्टी है, वो बहुत फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। इसीलिए गंगा का मैदान इतना फर्टाइल होता है। द रिवर्स ब्रिंग विद दैम मिनरल्स एंड इनरिच द सॉइल्स। ये जो नदियां हैं अपने साथ मिनरल्स लेकर आती हैं और पानी की जो मिट्टी है उसमें मिल जाती हैं, और जब ये पानी खेतों में जाता है तो फसल बहुत अच्छी होती है। द रिवर आर ऑल्सो अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नदियां होती हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी बनाई जाती है। तो स्टूडेंट, आपने सीखा कि बिजली पानी से भी बनती है। तो देश की, भारत की ज्यादातर आबादी कहाँ रहती है? प्लेन्स में, यानी कि मैदानों में रहती है। तो गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान है। अब आप देखिएगा, ये मैदानी इलाकों के बारे में बात की है। मॉडर्न एग्रीकल्चर किस तरीके से हो रहा है, यमुना का पानी कहाँ जाता है, खेती हो रही है। द फ्लैट लैंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हैज अलाउड फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ एन इलोबरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। जो मैदान है, वहां से ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज को, फसलों को या कोई भी प्रोडक्ट को बड़ा आसान होता है। रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि मैदानों की वजह से यहाँ सड़कें, रेलवे बहुत आसानी से बन जाता है और लोग एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को ले जा सकते हैं। As you will see in the tapestry of the past chapter, the Ganga and Brahmaputra and other rivers have been used for millennia for travel and trade. पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, वो ट्रैवल यानी कि घूमने के लिए और व्यापार के लिए, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार,
इन नदियों से घूमना, आना जाना एक देश से दूसरे देश और व्यापार करना बड़ा आसान होता था। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा सोर्स था ये दो नदियां। मोस्ट रिवर आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस। हमारे देश में कई सारी नदियां ऐसी हैं जिनका नाम देवियों के नाम पे रखा गया, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिकली किसके नाम पे रखा गया? सन ऑफ ब्रह्मा, यानी भगवान ब्रह्मा है, उनके बेटे के नाम पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम रखा गया। द रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। ये आप पता कीजिएगा स्टूडेंट, चेक कीजिएगा कौन सी नदियां हैं जो गर्मियों में जिनमें कम पानी होता है। तो अगर आप गंगा का मैदान देखें, ये बहुत विशाल मैदान होता है और इसमें कई तरीके के जानवर मिलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ना, नॉर्दर्न प्लेन ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर भी मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन इसको कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरीके से आप इमेजेस देख सकते हैं। इन इमेजेस में बहुत सारे एनिमल्स हमें मिलेंगे। इंडियन घड़ियाल है, पीकॉक है। पीकॉक हमारा नेशनल क्या है? बर्ड है। नाउ द ग्रेट इंडियन, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। नाउ हमारा अगला टॉपिक है डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, यानी कि थार डेजर्ट को ही द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप रेगिस्तान देखते हो आपको तो पीला रंग बहुत दिखाई देता है, क्योंकि जो रेत है यहाँ पर उसका रंग कैसा होता है? पीला। अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स। ड्यून्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ड्यून्स का मतलब होता है रेत के टीले। तो आपको रेगिस्तान में सुनहरे रंग के रेत के टीले देखने को हमेशा मिलेंगे। और ये टीले कैसे बनते हैं स्टूडेंट? जब रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चलती है तो रेत या बालू एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाती है और वहां पर टीले बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं। अगर आप जैसलमेर को देखें स्टूडेंट, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी। और ये कहाँ है? थार डेजर्ट के बीच में है। और जैसलमेर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अब ये जो रेत के पहाड़ हैं, ये कैसे बनते हैं? जब हवा चलती है। और हवा कैसी होती है? बहुत तेज चलती है। और ये पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 150 मीटर तक हो जाती है। अब ये थार जो एरिया है ये एरिड रीजन है। एरिड रीजन का मतलब होता है बहुत सूखा एरिया, शुष्क एरिया, या बहुत कम जहां बारिश होती है उसको कहते हैं एरिड रीजन। ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है थार डेजर्ट? राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ जो नेचर है यहाँ का कैसा है? बहुत सूखा हुआ है, बारिश बहुत कम होती है। और यहाँ एनिमल भी और अलग तरीके के मिलते हैं और जो लोग रहते हैं वो भी बहुत अलग तरीके से रहते हैं। डिटर का मतलब होता है स्टूडेंट किसी काम को रोकना। ठीक है, तो ये एक बैरियर है जहां पर बहुत सारे काम नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर, दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत सर्दी होती है। तो यहाँ पर पानी की भी बहुत कमी रहती है। थार डेजर्ट में जो लोग रहते हैं उनकी फूड हैबिट्स अलग होती है, उनके कपड़े पहनने का और लाइफ स्टाइल भी अलग होती है ताकि वो उस हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकें। ऊंट को क्या कहते हैं? कैमल को क्या कहते हैं स्टूडेंट? आप बताइएगा। ठीक है, नाउ आप देखिएगा जो लोग डेजर्ट में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो पानी की प्रॉब्लम होती है। तो जो महिलाएं हैं इन एरियाज में रहने वाली वो कई किलोमीटर जाती हैं और पानी भरकर लाती हैं। साथ ही साथ जो थोड़ा सा पानी इनके पास होता है उससे अपना ये काम करती हैं, कपड़े धोती हैं। और ये बर्तन धोने के लिए क्या यूज करती हैं? हमारे यहाँ तो सोप यूज होता है, वाटर यूज होता है, बट ये लोग क्या करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज टू स्कोर देम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन। ये अपने बर्तनों को रेत से घिसती हैं, साफ करती हैं जब तक वो चमक नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर पानी यूज करें तो याद रखिए कि हमारे देश में भी पानी की बहुत कमी है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द अरावली। अरावली हिल्स क्या है? हिल्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अरावली हिल्स क्या होती है। द अरावली आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अरावली माउंटेन जो है वो लगभग 250 करोड़ साल पुराने हैं, 250 करोड़ साल पुराने, इतने पुराने ये अरावली पहाड़ियां हैं। और यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट आबू।
और ये माउंट आबू ये राजस्थान में बना हुआ है। नाउ इट्स हाईएस्ट पीक माउंट आबू टावर्स एट अबाउट ओवर 1700 मीटर, यानी कि ये कितनी ऊंचाई हो सकती है इसकी, 1700 मीटर। मोस्ट ऑफ इट्स आर अबव 300 एंड 900 मीटर्स। तो ये जो माउंट आबू है उसकी ऊंचाई है 1700 मीटर, और जो इसके आसपास चोटियां या पहाड़ियां बनी है वो 300 से 900 मीटर तक ऊंची। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us to from one region to another region? आप देखेंगे अगर आप थोड़ी ही देर में ड्राइव करें तो आप माउंट आबू से अरावली हिल, जोधपुर या थार डेजर्ट घूम सकते हैं, और ये बहुत डिफरेंट ज्योग्राफी हो जाएगी अगर आप ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अरावली का जो शेप है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्टूडेंट? प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। सो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका? ये एक नेचुरल बैरियर है। ये क्या करता है? ये थार डेजर्ट को फैलने से रोकता है, ताकि जो रेगिस्तान है वो बढ़ता ना चला जाए, रेत और ना आगे आ जाए, जिससे सब जगह रेगिस्तान बन जाए। अरावली हिल्स में क्या क्या मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। यहाँ से हमें कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, कॉपर, और यहाँ पर माइनिंग होती रहती है। सदियों से यहाँ माइनिंग होती चली आई है। अगर हम एशियंट यानी कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो माइनिंग यानी खुदाई होती है, जावर जगह है वहां पर होती है 8th सेंचुरी अगो, 8वीं शताब्दी पहले। Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc। यानी कि अगर हम प्राचीन अपने भारत के इतिहास की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले जिंक यानी कि जिंक की माइनिंग करना सीख लिया था। हिस्टोरिक फोर्ट्स यहाँ है, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, ये सब इन पहाड़ियों के आसपास स्थित हैं, ये पहाड़। नाउ वी विल सी, अब हम सीखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है स्टूडेंट, और ये किस तरीके से कहाँ कहाँ फैला हुआ है। नाउ प्लेट्यू, सबसे पहले हमें सीखना है कि प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू होते हैं पठार, जिसको हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है स्टूडेंट। सो अ प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। ठीक है, तो जो पठार होते हैं वो जो आसपास की जमीन है उससे थोड़ा ऊंचे उठे होते हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन ये कैसे होते हैं? लेस फ्लैट सरफेस। इनका जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ होते हैं, ये इनका सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, और कई बार इनकी जो साइड्स होती हैं वो स्टीप स्लोप्स होती है, ये ढलाव बना होता है इनकी साइड्स पर। ठीक है। सो इंडिया है सेवरल प्लेट्यूज, भारत में कई सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ट्राइंगुलर पेनिनसुलर एरिया। ये कहां पर है? भारत के साउथ और मिडिल में। इट इज ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन, ये भी बहुत पुराने प्लेट्यूज हैं। सिंस दिस रीजन इज अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स। पेनिनसुला क्या होता है स्टूडेंट? वो जगह जो 3 जगह से पानी से घिरी होती है। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है। पेनिनसुला का मतलब है अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। अब ये जो जगह है ये 3 साइड से घिरी हुई है। कौन कौन सी जगह है? अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन। इस जगह को क्या कहते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर 2 माउंटेन रेंजेस भी हैं। कौन कौन सी? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर टॉलर एंड रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न घाट हैं वो वेस्टर्न कोस्ट के साइड में एक वॉल की तरह काम करते हैं, एंड विद मेनी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन देयर स्टीप साइड्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। जब मॉनसून सीजन आता है तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। अब ये जो वेस्टर्न घाट है इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर घोषित कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ द ईस्टर्न घाट क्या है? ईस्टर्न घाट आर लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट क्या है स्टूडेंट? ये लोअर एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर हिल्स, ये छोटी पहाड़ियां हैं और ट्यूटी उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं। बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाइज द डेक्कन प्लेट्यू, और इस माउंटेन रेंज के बीच में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू, और इसका फ्लैट हाईलैंड है, यानी कि जो एरिया है ऊंचा है और फ्लैट है।
अब यहाँ पर नदियों की बात की गई है तो नदियों के बारे में सीख लेते हैं। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लोज अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो स्टूडेंट ये जो तीन नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये वेस्ट टू ईस्ट इन पठारों पर बहती हैं, ठीक है, और जिससे लाखों लोगों को पानी मिलता है। तो स्टूडेंट आपने सीखा कि पठार क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, साथ ही साथ आपने सीखा कि गंगा का मैदान क्या होता है और ये कैसे बना। अब जो प्लेट्यू होते हैं इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इनमें बहुत रिच फॉरेस्ट होते हैं, फर्टाइल लैंड होती है जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट करती है। अब अगर आप देखेंगे सो जो भारत है वो, ये भारत का जैसे इट टिल्ट्स अ लिटिल टू द ईस्ट। टिल्ट्स का मतलब होता है झुका हुआ होना। सो अ फ्यू ऑफ द रिवर इन दिस रीजन फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। जो नदियां यहाँ से बहती हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। ये नदियों के नाम आप याद रखिएगा। और ये नदियां किस काम आती हैं? फार्मिंग इंडस्ट्रीज। ये जो नदियों का पानी है खेती के काम आता है, इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्री काम आता है, बिजली बनाने के काम आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं जहाँ बिजली बनते हैं उनके काम आता है। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि वेस्ट की तरफ भी बहने वाली, पश्चिम की तरफ बहने वाली भी नदियां हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती। और ये कहाँ पर मिलती हैं? अरेबियन सी में। डेंस फॉरेस्ट ऑन द प्लेट्यू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटी। जो डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल होते हैं या कई तरीके के ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं जैसे संथाल, गोंड, बाइगा, भील और कोरकू। दीज ट्राइब्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। ये सभी ट्राइब्स अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इनके ट्रेडिशन अलग होते हैं, इनके फेस्टिवल अलग होते हैं, इनका कल्चर अलग होता है। अब आप देखिएगा ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, इस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज पाई जाती हैं। और हालांकि ये पूरे देश में फैली हुई है लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और अगर और राज्यों की बात करें तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात में ये पाई जाती है ट्राइबल कम्युनिटीज। प्लेट्यूज क्या है? यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल होते हैं, जो पानी आता है वो मानसून में वाटरफॉल बनकर मतलब पानी बहता है। और जब ये पानी ऊंचाई से बहुत ऊपर से नीचे गिरता है तो बिजली पैदा होती है। इसके लिए प्लांट लगा रखे हैं सरकार ने और वो बिजली बनाते हैं, और इस पानी से सिंचाई भी होती है स्टूडेंट। यहाँ पर अलग अलग तरीके के फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में आपने काफी कुछ सीख लिया। अब हम देखेंगे इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है? समुद्री इलाका, समंदर कहाँ कहाँ है। तो बेसिकली कुछ जो समंदर का इलाका होता है, एरिया होता है, वहां पर सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड व्हाइल अदर हैव ब्लैक रॉक्स। तो इन बीचेस पर कभी आपका जाना हो तो देखिएगा कुछ बीचेस पर गोल्डन या सुनहरे रंग की रेत होती है और कहीं पर काले रंग की रेत होती है। कुछ आइलैंड ऐसे होते हैं जहाँ कोरल रीफ्स भी पाई जाती है और जंगल बहुत घने होते हैं। इंडियाज कोस्ट आर full of surprises. The Indian coastline is over 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। भारत की जो समुद्री रेखा है या कोस्टलाइन है वो कितने किलोमीटर है? 7,500 किलोमीटर। नाउ अब हम सीखेंगे कि वेस्ट कोस्ट इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं। इसमें आप देखिएगा गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये सभी राज्य वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं, वेस्ट कोस्ट में। मोस्ट रिवर इज ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट। ज्यादातर नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट से। और ये एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज क्या होता है स्टूडेंट? जो नदी है वो जगह जहां नदी समुद्र में मिलती है और जहां समुद्र और नदी का पानी मिलता है उसको कहते हैं एस्चुरीज। द कोस्टलाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? जो नदी अपने साथ मिट्टी, रेत और छोटे बहुत छोटे पत्थर लेकर आती है उसे कहते हैं एलुवियल। तो ये जो छोटी नदियां हैं ये अपने साथ मिट्टी, रेत, छोटे छोटे पत्थर लेकर आती हैं जिससे जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्रीक्स का मतलब होता है छोटी जलधाराएं, यानी कि छोटी नदियां बहुत, वो जो अपने साथ एलुवियल रॉक्स लेकर आती हैं। ठीक है। सो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज का मतलब आपको याद रखिएगा, वो जगह जहां नदी समुद्र में मिलती है और जहां समुद्र और नदी का पानी
आपस में मिलता है उसको कहते हैं एस्चुरीज। नाउ अब हम सीखेंगे कि ईस्ट कोस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ईस्ट कोस्ट कहाँ तक फैली हुई है? ईस्टर्न घाट से लेकर बे ऑफ बंगाल तक और गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, चिल्का लेक, चिल्का झील है, पुलिकट लेक जिसको लगून विच इज अ बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर बाय अ नेचुरल बैरियर। सो लगून क्या होता है स्टूडेंट? जो पानी को अलग कर देता है। ठीक है, तो ये सारी नदियां इन एरियाज में पाई जाती है। डेल्टाज आर, अब डेल्टाज क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आप देख लीजिएगा। डेल्टा होते हैं जो नदियां होती है ना उसका त्रिभुज, समझते हैं आप? ये अगर आप त्रिभुज देखा होगा आपने तो डेल्टा इस तरीके का एक त्रिभुज बनाता है। डेल्टाज आर लैंड formed at the mouth of a river when it deposits sediments into a larger body of water। ठीक है, सो जब नदी समुद्र में मिलने से पहले जो भी नदी अपने साथ मिट्टी या रेत या छोटे कंकर लाई है उसको अलग कर देती है और नदी कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। ये देखिए ट्रायंगुलर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये ट्रायंगुलर बनाती है। सो कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर। ये फर्टाइल डेल्टा बनाते हैं, यानी कि बहुत उपजाऊ डेल्टा बनाती है। नाउ स्टूडेंट आप सीखेंगे कि इंडियन आइलैंड क्या होता है। इंडियन आइलैंड रेफर टू अ ग्रुप ऑफ आइलैंड स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन ओशन। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। अरबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, यहाँ कई सारे द्वीप और महाद्वीप बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो भारत में कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल। दीज आइलैंड हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ, यानी कि इन आइलैंड में बीचेस हैं, कोरल रीफ्स हैं, वॉल्केनोज हैं। ठीक है, जो अभी शांत हैं, वॉल्केनोज हैं वो अभी शांत हैं। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में सीखते हैं स्टूडेंट। लक्षद्वीप क्या है? आर्कीपेलागो है। ये आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप। कहाँ पर है ये लक्षद्वीप? अरेबियन सी के पास है और केरला मालाबार कोस्ट के एरिया में आता है। यहाँ पर 36 आइलैंड है जो कोरल लीफ के हैं। नॉट ऑल आइलैंड आर इनहेबिटेड बाय पीपल। तो ये 36 आइलैंड है, इन सभी पर लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे इंडिया का कंट्रोल है, यहाँ मरीन एरियाज है ये, और यहाँ पे फिशिंग की जाती है, साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती है। नाउ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर लगभग 500 लार्ज एंड स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड है। 500 से ज्यादा यहाँ पर आइलैंड है और जो दो ग्रुप में बटे हुए हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये जो लोकेशन है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमने काफी कुछ सीखा। नाउ अब आप देखिएगा कि जो इंडिया का आउटपोस्ट है वो क्या है। इट इज अ होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, अंडमान आइलैंड क्या है? एक तरीके का सुरक्षित रखता है भारत को बाहरी आक्रमण से, एंड ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि भारत के इतिहास में अंडमान आइलैंड का या अंडमान निकोबार जो द्वीप है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत में जब आज़ाद नहीं हुआ था हमारा देश, उस समय पर जितने भी हमारे देशभक्त थे उन सभी को इस आइलैंड पे बनी हुई सेलुलर जेल में ले जाया जाता था, जहाँ पर कई लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया। तो हमारे देशभक्त लोगों को, जो देश के लिए जिन्होंने जो शहीद हुए हैं, उन सभी को इस आइलैंड पे ले जाया जाता था। नाउ स्टूडेंट हम सीखेंगे द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड द सुंदरबन। सो as we travel back from the island towards the eastern side of the Himalaya via the Bay of Bengal, we come to the Sundarban। सुंदरबन कहाँ पर है स्टूडेंट? ये लोकेटेड है, ये एक डेल्टा बनाता है। डेल्टा आपको पता है ट्रायंगुलर होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और जो इनकी सहायक नदियां हैं उनके साथ ये डेल्टा बनाता है। और ये कहाँ पर है? ये भारत में है। इसकी कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है और इसको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो कहाँ मिलता है? सुंदरबन में। ठीक है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट। नाउ आप ये देखिए, ये वाटरफॉल है इस इमेज में। यहाँ पर इस एरिया में रहने वालों के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, इस तरीके का यहाँ फ्लोरा फौना होता है।
द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां हैं वो कैसी होती हैं स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए गारो, खासी एंड जंतिया मार्केट ऑन द मैप। तो आप इन एरियाज में ये जो गारो खासी पहाड़ियां हैं इनको मैप पर मार्क कीजिएगा। ये मेघालय का पार्ट है, मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, और यहाँ बहुत घनी हरियाली होती है, मतलब जंगल घने होते हैं, बहुत तेज बारिश होती है, भारी बारिश होती है, और यहाँ जो वाटरफॉल है कई बार बादल भी फट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बारिश होती है। द रीजन एक्सपीरियंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मेकिंग इट रिच इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जो वाटरफॉल हैं वो कई सारे हैं, और साथ ही यहाँ बारिश बहुत होती है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत घने जंगल है, डाइवर्सिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि मासेराम में भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नाउ माओलेंगोंग विलेज ईस्ट खासी हिल मेघालय में एक विलेज है। ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है स्टूडेंट। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इन्होंने बैम्बू के डस्टबिन बनाए हुए हैं, और यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग करते हैं। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि भारत जो है वो सब कॉन्टिनेंट है एशिया का। यहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स अलग अलग हैं। यहाँ पर हिमालय है, थार डेजर्ट है, प्लेन्स है, गंगेटिक प्लेन्स है, रिवर्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पठार है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब यहाँ पर है। यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना बहुत रिच है। सॉयल गंगेटिक प्लान में बहुत फर्टाइल है। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।